Good morning, everyone. हाँ भी सेकंड ईयर। कल आप लोगों के में एक टॉपिक चल रहा था, क्या चीज करवाया गया था कल? बिल्कुल, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर और मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, है ना? एक सेकंड, लेट मी चेक। हॉवेल्स थ्योरी है ना, ये मैंने कल ही देख लिया था। हाँ, सिर्फ एक ही दे रखी है, क्योंकि आप लोगों को जो क्वेश्चन आएगा ना, एक तो आएगा ब्लड क्लॉटिंग के ऊपर, तो इसमें आपको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर देने हैं, साथ में मैकेनिज्म देनी है, अगर मैकेनिज्म आती है, और कोई भी एक थ्योरी देनी है। समझ में आ रही है? तो आपके में इसीलिए सिर्फ हॉवेल थ्योरी दी हुई है, इसीलिए मैंने सिर्फ हॉवेल थ्योरी और एक थ्योरी और करवाई थी, क्योंकि हो सकता है आरबीडी की में होगी, ये सीबीएच है ना, ये लास्ट ईयर ये प्रॉब्लम आई थी, लेकिन इस बुक में 3 दे रखी है, तो मैं तीनों ना करवाती हूँ, सिर्फ 2 ही करवाती हूँ हर बार। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आगे। कल आप लोगों को सिग्निफिकेंस नहीं लिखवाए थे इसके, है ना? तो चलिए हेडिंग लिखिए आप लोग। किसकी मैकेनिज्म? वो चीज मैंने ऑलरेडी पूरी मैकेनिज्म में पढ़ा दी है, सिर्फ और सिर्फ तरीका चेंज है, बुक टू बुक वेरी कर गया है, बट है वही चीज, आपने पढ़ा था घर जाकर। हाँ, तो वही था पूरा क्लॉटिंग फैक्टर जो थे जितने थे, है ना, किस तरह से क्या चीज चेंज हो रही थी, इसीलिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही लिखवा दिया था, क्योंकि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैकेनिज्म आप जो चाहे, जो हम लोगों ने करवाया है ना, आप वो भी लिख कर आएंगे, कोई गलत नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि आप लोगों के में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर के नेम दिए हुए थे, उनके फंक्शन नहीं दिए थे, वही चीज फंक्शन के तौर पर आपके में ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे के फॉर्म में दे दिया गया है ना? स्टुअर्ट और ये सब क्लॉटिंग फैक्टर का में कहीं दिया हुआ नहीं था ना, ये मैंने कल ही देख लिया था। ठीक है, अब उसको एक बार पढ़ लिया था, समझ में तो आ ही गया होगा, कोई ऐसी खास वो तो थी नहीं प्रॉब्लम। ठीक, तो चलिए लिखिए जरा सिग्निफिकेंस ऑफ क्लॉटिंग। blood clotting blood clotting is an important event. Blood clotting is an important event in body event. Hemophilia is a disease. Hemophilia is a disease in which blood doesn't clot, जिसमें ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता। It is due to recessive gene on X chromosome and is inherited in the and is inherited मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास हो जाता है, ठीक है, ट्रांसफर होगा। and is inherited in the future generation, फ्यूचर, हाँ, जो आने वाली जनरेशन है उसमें ट्रांसफर हो जाएगा, फ्यूचर जनरेशन। इट इज, ऐसे लिखिए, इट कैन बी,
It can be prevented by injection, ब्रैकेट में लिखिएगा एंटी हीमोफिलिक, एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन। कल मैंने आप लोगों को ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर करवाया था जिसमें था आपके में एंटी, क्या था, एंटी हीमोफिलिक, उसमें आया तो मैंने ये रीजन भी बताया था, है ना। चलिए क्लास तो यहाँ कंप्लीट होते हैं आप लोगों के में ये। अच्छा, एक हेडिंग और लिख लीजिए, लिम्फ, लिम्फ 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 जी। ठीक है, मैं भी देख लूंगी, चेक करूंगी। आज मेरी गर्दन ज्यादा नहीं कर पा रही, मेरे दर्द हो रहा है, मैं बताती हूँ। lymph is the blood which gets, lymph is a blood which gets filtered from blood, filtered from blood capillaries into tissue space. It consists of, it consists of colloidal substances, colloidal substances, water and salt. ठीक है, बाकी तो आप लोग जानते ही। यहाँ कंप्लीट होता है आप लोगों का फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, अब आगे आप लोगों का टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज अ रेस्पिरेशन, क्योंकि इसमें हार्ट है जो आप लोगों के सिलेबस में लास्ट ईयर नहीं था, इस साल है या नहीं देखेंगे। हाँ, हार्ट तो आप लोग वैसे बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, आज से नया टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट इज अ रेस्पिरेशन। लेकिन एक काम करते हैं, आज मैं एक बार लेकिन सर से पूछ लेती हूँ कि 100% सिलेबस कराना है 70%, है ना, जिससे हार्ट एक्चुअली इंपॉर्टेंट होता है, भले इजी है बट इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मुझे लीव करने का मन भी नहीं करता, बट क्या करें, किया जाता है। चले, क्योंकि लास्ट ईयर नहीं था ना इसलिए, बट इस बार ऑफलाइन है क्लासेस तो हो सकता है 100% हो, शायद मे बी पॉसिबल। खैर ये मेरा टॉपिक नहीं है, टॉपिक की तरफ लौटते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। आप भी कुछ बताइए मुझे जरा। हाँ, फूड ऑक्सीडेशन से क्या चीज मिलता है, कंबक्शन होता है ना फूड का, क्या चीज मिलता है फिर, क्या देता है बताए। अच्छा, उसमें ब्रेक डाउन हो जाता है फूड, हाँ। अच्छा अच्छा, तो उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। मेरा क्वेश्चन तो रेस्पिरेशन है ना, व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो मुझे डाइजेशन बता दिया, फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ रहे हो, ब्रेक डाउन कर रहे हो उनको, बताएं। एक होता है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग में क्या करते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन लेना और ऑक्सीजन देना, बिल्कुल ठीक है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिलीज करना, वो होती है सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो देखिएगा क्लास, रेस्पिरेशन एक ऐसी फिजियो बायोकेमिकल प्रोसेस होती है जिसमें आपका, हम इसे रेस्पिरेशन को टू पार्ट्स में पढ़ते हैं, एक होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होती है आपकी इंटरनल। ठीक है, अब जरा रेस्पिरेशन को समझिएगा। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की, ठीक है, तो यहाँ पर था आपका एयर,
एयर से हमने क्या लिया है अभी, ऑक्सीजन, कहाँ, नोज से, मैंने डायरेक्ट नोज लिखा, नोस्ट्रिल, फिर पूरा नेजल पाथ, वो सब चीजें बाद में बात करेंगे, अभी हमने डायरेक्ट सिर्फ नोज से लिया है, ठीक है। नोज से कहाँ जाएगी आपकी ऑक्सीजन, लंग्स, ठीक है। आप पूरा प्रोसीजर तो हम बाद में पढ़ेंगे, खैर ठीक है ना। मैं डायरेक्ट लंग्स लिख रही हूँ, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं, नोज से ब्लड में जाएगी, ब्लड से फिर लंग्स की तरफ जाएगी, और लंग्स के जो एल्विलाई होते हैं वहां पर ऑक्सीजन का हो जाता है, ठीक है ना, एक्सचेंज हो जाएगी। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट आपका लंग्स लिख दिया है, ठीक है। एयर से ऑक्सीजन का लंग्स तक जाना, ये तो आपका क्या कहलाया जाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। अब हमारे पास लंग्स तक पहुंच गई है ये, ठीक है। लंग से कहा जाएगी ये, ब्लड में, एल्वुलाई से एक्सचेंज हुआ है ना ये, ठीक है। कहाँ गई ये, ब्लड में, ब्लड से कहा जाती है फिर सेल में, ऑक्सीजन ही चल रही है ना अभी तक, ऑक्सीजन गई सेल में। अब आपका जो फूड होता है उसका कंबक्शन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, भाई ऑक्सीडेशन मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना, जहां पे हमें क्या चीज मिलती है, फिर एनर्जी रिलीज होगी फिर फूड के कंबक्शन से, एम आई राइट। यहाँ पर सेल में इस ऑक्सीजन को यूज कर लिया गया, ठीक है, और किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड में। अब यहाँ से निकलेगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, इतना तो आप लोग जानते हैं। फूड की जब हम लोग बात कर रहे थे, फूड नहीं, डायरेक्ट मैं यहाँ ग्लूकोज यूज करती हूँ टर्म, ठीक है। ग्लूकोज जो आप लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक, इसका मैंने कहा ऑक्सीडेशन हुआ, कंबक्शन हुआ, एम आई राइट। किसमें कन्वर्ट हो जाता है फिर ये, मैं यहाँ लिख रही हूँ, एक तो कार्बन डाई मॉलिक्यूल बनते हैं, 6 मॉलिक्यूल वाटर के बनेंगे, एंड 38 मॉलिक्यूल एटीपी के बनते हैं, हमारी ग्लाइकोलिसिस को याद कीजिए आप लोग, एम आई राइट। यहाँ पर अब आपको ये प्रोसेस देखने के लिए मिलेगी किसमें, सेल के अंदर, ठीक है, जहां पर क्या हुआ, आपके पास अब कार्बन डाइऑक्साइड आ चुकी है, ठीक। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है सेल से कहाँ जाएगी, सेल से जाएगी फिर से ब्लड में, ब्लड से ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी फिर लंग्स में, ठीक। लंग्स की जो एल्विलाई होती है, ठीक है ना, वहां पर एक्सचेंज हो जाएगा फिर से, ठीक। अभी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, लंग्स से फिर कहाँ जाएगी, नोज, नोज से फिर एयर, एयर में आपने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी, ठीक है। ये प्रोसीजर था पूरा, जिसमें यहां से आपका लंग्स तक जाने की जो प्रोसेस होती है ऑक्सीजन की, वो तो क्या होती है, एक्सटर्नल। अब लंग्स के बाद जितना भी ये पूरा प्रोसीजर होता है एयर तक का, ये क्या कहलाया जाता है आपका, इंटरनल रेस्पिरेशन। समझ में आया। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन था ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को लेकर, है ना। ब्रीदिंग जो क्या होता है, ऑक्सीजन लेना और उसको निकालना, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करें रेस्पिरेशन की, तो उसमें सेल के अंदर जो आपका फूड था, जो ग्लूकोज था, उसका ऑक्सीडेशन होना और आपके एनर्जी प्रोड्यूस होना, ये जो पूरी प्रोसेस होती है, ये कैसी होती है, फिजियो बायोकेमिकल होती है, याद रखिएगा इस चीज को। कोई परेशानी, टाइप समझ में आया। टाइप्स की अगर हम लोग बात करें रेस्पिरेशन के, तो 2 ही टाइप है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल माने सिर्फ लंग्स तक जाना, ठीक है, फिर लंग्स के बाद जो भी आपकी पूरी प्रोसेस होती है, वहां से फिर दोबारा लंग्स से बाहर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना, होती है आपकी इंटरनल रेस्पिरेशन, गेट इट। अच्छा, इंटरनल को हम लोग एक टर्म और देते हैं, दैट इज अ टिश्यू रेस्पिरेशन, ठीक है। टिश्यू रेस्पिरेशन बोले हैं आप, या फिर आप इसको सेल्यूलर के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि ये कहाँ जा रही है, आपकी सेल में जा रही है, ठीक है ना। तो आपको किसी किसी बुक में तो टिश्यू रेस्पिरेशन और आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन दोनों ही अलग अलग देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, लेकिन किसी किसी में एक ही देखने के लिए मिलेगा। रीजन समझ में आ रहा है, ठीक है।
लिखिए जरा इसकी डेफिनेशन। हेडिंग लिखिएगा ऊपर, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें अब आगे लिखिए, द प्रोसेस ऑफ taking in of oxygen and release of carbon dioxide formed in the metabolic reaction in cell is known as respiration. नेक्स्ट हेडिंग में मतलब से नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा फिर, respiration also refers to all the physiobiochemical reactions involved in intake of oxygen, its binding as well as formation of ATP and release of carbon dioxide from the body. अब लिखिएगा फर्स्ट हेडिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इसमें लिखिए, it involves uptake of oxygen and release of carbon dioxide from respiratory organs like lungs and gills. It involves both inspiration and expiration. इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन सब जानते हैं ना? During inspiration, air is taken inside. During inspiration, air is taken inside the body, and during expiration, air is taken out. Air is taken out of the body. नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा, इंटरनल रेस्पिरेशन।
ठीक कर दूं? नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा इंटरनल रेस्पिरेशन, इसमें लिखिए वंस एयर एंटर्स द लंग oxygen from this air, oxygen from this air enters the blood and reaches cell. Once oxygen is released, once oxygen is released inside the cell and carbon dioxide is given out by cells of blood. ठीक है, अब एक काम कीजिए, ये जो पूरा एक्सटर्नल इंटरनल का पूरा चार्ट बनवाया था ना, इसे प्रॉपर वे में बनाइएगा, एक ही लाइन में, जैसे मैंने तो खैर बीच में वो ले ली थी ना, एरोबिक रेस्पिरेशन ले लिया था इसकी वजह से। इधर यशवंत, सिर्फ एक्सटर्नल और इंटरनल ये एक ही उसमें लाइन में बनाइएगा आप, ठीक है? एरोबिक रेस्पिरेशन मत लिख लीजिएगा। हो गया? ये नहीं लिखना अभी, ये नहीं लिखना। हो गया? गुड। हम रेस्पिरेशन को 2 स्टेप्स में तो स्टडी करते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, लेकिन जब हम लोग बात करें टाइप्स की, ठीक है, तो रेस्पिरेशन कितने टाइप्स का होता है? बेसिकली 2 टाइप्स का हम स्टडी करते हैं, है ना? कौन कौन से होते हैं टाइप्स? फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। हालांकि ये टर्म्स आप लोग फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें मतलब हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, लेकिन जब हम लोग बात करें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन का यूज नहीं होता। आपका जो भी ग्लूकोज है या जो भी आपका फूड स्टफ है, ठीक है, उसको ऑक्सीडाइज नहीं किया जाता। क्लियर? एरोबिक रेस्पिरेशन वो तो हम लोग जानते ही हैं, दिस इज अ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, जिसमें हमें एनर्जी के 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी के मिलते हैं। गॉट इट? लेकिन जब हम लोग बात करें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये किसमें होता है? जनरली बैक्टीरिया में देखने के लिए मिलेगा, यीस्ट में देखने के लिए मिलता है, और जो पैरासाइट्स होते हैं
लाइक चीनिया सोलियम, जानते हैं ना। तो इस टाइप के जितने भी आपके पैरासाइट्स होंगे उसमें भी एनाएरोबिक रेस्पिरेशन देखने के लिए मिलेगा। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की बात किया जाए तो इसमें आपके जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं एंड लिपिड्स, ठीक है, इनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन ना होते हुए इसका इनकम्प्लीट कंबक्शन हुआ करता है, ठीक है। और एनर्जी इसमें भी रिलीज होती है, एनर्जी हमें इसमें भी मिलेगी, लेकिन इसमें भी आपके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। भाई हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पर तो नहीं पढ़ रहे हैं ना आपका डाइजेशन किस तरीके से होता है, हम यहाँ रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। रेस्पिरेशन माने इसमें भी ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन कंबक्शन तो हो रहा है ना, यीस्ट के थ्रू या पैरासाइट्स हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, वहां तक तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, ठीक है। तो या तो अपने बॉडी सरफेस से वो लोग डायरेक्ट लिया करते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो उसमें एनर्जी यहाँ पर भी बन रही है और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ भी रिलीज हो रही है। क्लियर है? तो ये होता है आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जहां पर आपके ऑक्सीजन का बिल्कुल भी यूज नहीं होता। क्लियर? लिखिए जरा। फर्स्ट हेडिंग, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें फर्स्ट लिखिएगा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन लिखिए। ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन, use oxygen, use oxygen in their respiration. ठीक है, आगे लिखिए। यूज ऑक्सीजन इन देयर रेस्पिरेशन, दे टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम एयर or water and through a reaction form carbon dioxide, ATP molecules and water molecule। और ये रिएक्शन लिख लीजिएगा। हो क्या? रेस्पिरेशन की, एरोबिक रेस्पिरेशन की वो लिख लीजिएगा आप। हो गया? गुड। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ब्रैकेट में लिखिएगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ब्रैकेट क्लोज। लिखिए द रिएक्शन इन्वॉल्व्स degradation of carbohydrate and fats, and production of various product and energy। Anaerobic respiration
takes place in bacteria, yeast and parasitic worm. And parasitic worm. Takes place in bacteria, yeast and parasitic worm. नेक्स्ट हेडिंग है रेस्पिरेटरी ऑर्गन. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की अगर हम लोग बात करें, अच्छा लिख लो पहले, समझते तो हम बाद में रहेंगे. रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं बोलिए. बॉडी सरफेस होता है ना. बॉडी सरफेस से अगर हम लोग बात करें तो किस मेथड से बॉडी सरफेस के थ्रू हम रेस्पिरेशन करते हैं. हाँ जी. अच्छा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं आप. मैंने ये बोला किस मेथड से. हाँ, डिफ्यूजन मेथड. गुड. डिफ्यूजन मेथड क्या होता है. लोअर कंसंट्रेशन. चलिए गुड, इतनी बात तो जानते हैं, बातें नहीं करना बस. बॉडी सरफेस और कौन कौन से होते हैं. लंग्स, गिल्स, ठीक है. बाकी आप लोग जानते हैं, छोड़े. ठीक. अगर हम लोग बात करें हम अपने मैमल्स में, ठीक, तो मैमल्स में जो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है वो क्या होता है. रेस्पिरेटरी पाथ के बारे में बताएं. नोज, फिर नॉस्ट्रिल से होता हुआ नेजल कैविटी. हाँ, लैरिंग से पहले क्या चीज आएगा आपका. लैरिंग्स. लैरिंग्स. लैरिंग्स क्या होती है. वोकल कॉर्ड होती है, ठीक है ना. हमारी एक वो ग्लैंड होती है जिससे हम कुछ बोल पाते हैं, है ना. इसके बाद फेरिंग्स हो गया ना. ट्रेकिया. ट्रेकिया से कहा जाएगी फिर ब्रोंकियोल्स. ब्रोंकियोल से एल्वियोलाई. और एल्वियोलाई में जाके आपके ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सचेंज हो जाया करते हैं, ठीक है ना. एल्वियोलाई की बात की जाए तो एक पर्सन में अप्रोक्स कितने एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं. अप्रोक्स, ठीक है, 75 करोड़ के समथिंग होती है एल्वियोलाई हम लोगों में. एक में, ठीक है. समझ में आया. ये पूरा आपका क्या है, रेस्पिरेशन पाथ है. इतना तो आप लोगों से जानते हैं. अभी काम कीजिए, से लिख लीजिए आप. रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन लिखने के बाद लिखिएगा the respiratory system in mammals consists of the respiratory system in mammals consists of respiratory tract. First है respiratory tract and second is respiratory seat. ठीक है. रेस्पिरेटरी सीट, SEAT,
इसमें आपके ब्रोंकियोल्स, एल्वुलाई ये सब चले जाएंगे उसमें। लिखिए, फर्स्ट है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसमें लिखिए नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी, larynx, larynx, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई आगे जाके ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होते हैं फिर। एक ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई के बाद ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। अब लिखिए बी पॉइंट, रेस्पिरेटरी सीट, इसमें लिखिए ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। नेक्स्ट एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट, एट्रिया, एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर सैक एंड एल्वुलाई। ठीक है, चलिए अब हेडिंग लिखिए लंग्स। क्या चीज? एल्वुलर सैक के बाद एल्वुलाई। हेडिंग लिखिएगा आप स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स।
आप लोगों की केमिस्ट्री क्लासेस स्टार्ट हो गई है ना? शायद मंडे और ट्यूसडे में मेरी छुट्टी रहेगी उस दिन। ऐसे किसी काम के सिलसिले में जयपुर जाऊँ। हो गया? खैर देखिए क्लास, जब हम लोग बात करें लंग्स के स्ट्रक्चर के बारे में, तो आप लोग जानते हैं लंग्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। थोरेसिक कैविटी की बात की जाए तो थोरेसिक कैविटी एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, जिसमें डोर्सल सरफेस पर क्या प्रेजेंट होता है? वर्टेब्रल कॉलम। आगे की तरफ प्रेजेंट होता है स्टर्नम, और लेटरल होते हैं आपके रिब्स। क्लियर है? अगर हम लोग चलिए रिब्स की बात चलिए, तो कितने पेयर इसमें रिब्स प्रेजेंट होते हैं हमारे इसमें? कितने होते हैं? 12 पेयर्स। ठीक है ना? हालांकि हम लोग आगे बात करेंगे, इसमें मैकेनिज्म में बात की जाएगी रिब्स के बारे में, यहाँ काम नहीं है। स्ट्रक्चर की चलिए बात करते हैं। तो ये ट्रेकिया है। ट्रेकिया आगे जाकर कहाँ आपका डिफरेंशिएट हुए हैं? ठीक है ना? हाँ, ब्रोंकियाई में आगे चलकर होंगे, पहले ब्रोंकियो फिर ब्रोंकियोस। ठीक, दो आपके लंग्स हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। अगर हम लोग बात करें, वैसे ये जो लंग बनाया गया है ये ह्यूमन का है, याद रखिएगा। लेकिन आप लोग यहाँ सिर्फ ह्यूमन का स्टडी करने नहीं आए हैं, पूरे मैमल के करेंगे आप। ठीक, तो आप लोग जानते हैं कि जनरली अगर हम ह्यूमन की बात करें, ठीक है, तो उसके राइट लग में कितने लोब प्रेजेंट होते हैं? 3। ठीक, अपर, लोअर और मिडिल। अगर हम बात करें इसके लेफ्ट लोब की, तो सिर्फ 2 ही लोब प्रेजेंट होते हैं, अपर और लोअर। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं रैबिट की, किसकी? रैबिट की, तो क्लास एक खास बात यहाँ क्वेश्चन आता है, रैबिट की ही क्यों? क्योंकि फाइनल ईयर में आप लोगों को रैबिट का पढ़ना है, वहां ह्यूमन का नहीं पढ़ना। ठीक है ना? तो थोड़ा सा बात पता होना चाहिए। अगर हम लोग बात कर रहे हैं रैबिट की, तो इसका लेफ्ट तो लंग एज इट इज ही रहेगा, सिर्फ 2 ही लोब प्रेजेंट रहेंगे, अपर लोब और मिडिल लोब। लेकिन जब हम लोग बात करें इसके राइट लोब के बारे में, ठीक है ना, तो ह्यूमन में तो कितने लोब प्रेजेंट है इसमें? 3। लेकिन रैबिट में हो जाते हैं टोटल 4 लोब प्रेजेंट। कौन कौन से हो जाएंगे? एंटीरियर अजाइगस लोब, फिर पोस्टीरियर अजाइगस लोब, एक होता है राइट एंटीरियर लोब, एक हो जाता है राइट पोस्टीरियर लोब। ठीक है, तो इसके राइट लंग में 4 लोब प्रेजेंट होते हैं रैबिट के में। इसमें रहेंगे तो सेम, सिर्फ और सिर्फ जो इसका मिडल वाला पार्ट होता है उसको वो 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज अजाइगस लोब। ठीक है, अजाइगस लोब को ही फिर एंटीरियर अजाइगस और पोस्टीरियर अजाइगस कह दिया गया है, और कोई चेंजेस नहीं है। अगर हम लोग बात करें, अरे लिख लेना, कोई जल्दी नहीं है। अगर हम लोग बात करें आपके लंग्स की, ठीक है, तो इसके ऊपर एक क्या प्रेजेंट रहता है? एक लेयर प्रेजेंट रहती है, जिसे हम बोलते हैं सीलोमिक लेयर, यानी कि इसको हम एक टर्म और देते हैं, दैट इज अ विसरल प्लूरा। क्या बोला जाता है? विसरल प्लूरा। विसरल प्लूरा जो है वो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है इसकी। ठीक है, इस कवरिंग के अंदर एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहती है, जिसे बोला जाता है पेराइटल प्लूरा। ठीक, विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा, ये विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा, इनके बीच में एक कैविटी प्रेजेंट रहती है, जिसे बोला जाता है प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी में भरा रहता है एक फ्लड, जिसे बोला जाएगा सीलोमिक फ्लड। ठीक है, क्या भरा रहता है? सीलोमिक फ्लड भरा रहता है। अच्छा, बीच में ये जो मैंने बनाया हुआ है दैट इज अ हार्ट। ठीक है ना? हार्ट में से मैंने सिर्फ 2 ही आपकी आर्टरी और वेन दिखाई गई है, एक तरफ है आपकी आर्टरी और एक तरफ है वेन, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। ठीक है, जो आप लोग आगे बात करेंगे अगर कभी। समझ में आया इसका स्ट्रक्चर? ठीक है, इसमें सिर्फ 2 ही आप लोगों को स्टडी करना है, एक विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा। बीच में एक कैविटी है जिसे बोला जाता है आपका
ठीक है, कैविटी, और उसमें सीलोमिक फ्लड भरा रहता है, ठीक है ना, विस्ट्रल कैविटी। क्लियर है? चलिए लिखिए, लिखें जरा। lungs are spongy organ. Lungs are spongy organ present on either side of mediastinum. Present on either side of mediastinum, मतलब बीचों बीच, ठीक है, mediastinum in the thoracic cavity, in the thoracic cavity. The cavity around lungs is known as pleural cavity. Pleura consists of two layers, visceral and parietal. Visceral and parietal. Both pleura are separated by space. Both pleura are separated by space known as pleural cavity, filled with आपकी बुक में प्लूरल फ्लड दिया हुआ है, ठीक है ना, तो प्लूरल वर्ड से ही बना हुआ है ये, ठीक है, प्लूरल फ्लड। वैसे सीलोमिक होता है ये, जो एक लुब्रिकेशन का काम करता है, जिसकी वजह से दोनों लेयर जो है आपस में चिपकती नहीं है, तो एक कैविटी में भरा रहता है ये हमेशा, ठीक है, दोनों में गैपिंग बना के रखता है, ठीक है। आगे लिखिए, दिस फ्लड एक्ट एज लुब्रिकेंट। Lubricant which facilitate both the layer, which facilitate both the layer अब हेडिंग लिखिए, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। हाँ अभी तो अब इतना टाइम तो है नहीं इस बार समझाने के लिए। आप लोग जानते हैं, जब हम लोग बात करें सॉरी बात करें मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है, तो ये थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है, अभी बात की थी, पीछे की तरफ से वर्टिब्रल कॉलम, आगे स्टर्नम और साइड में रिब्स, ठीक है, नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है डायफ्राम, राइट। डायफ्राम हमेशा किस फॉर्म में रहता है, अगर ये रेस्टिंग फेज है, रेस्टिंग मतलब अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर रखी है, इस दौरान डायफ्राम जो है वो किस कंडीशन में होगा, डोम शेप्ड का होता है,
एम आई राइट? ठीक है ना, डोम शेप लाइक दिस, ठीक है, जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रखी है उस दौरान। लेकिन जिस वक्त हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं तो उस वक्त मेरा डायफ्राम कैसा हो गया होगा? फ्लैट, ठीक है। अब इस वक्त फ्लैट के दौरान मैं और ज्यादा ऑक्सीजन नहीं ले सकती, एम आई राइट? तो कहने की बात यह है कि जब कोई इंसान पानी में डूबता है ना, तो उस दौरान जो उसका डायफ्राम की शेप होती है वो डोम शेप नहीं रह जाती, फिर वो फ्लैट हो जाती है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि डूबने के बाद उसको बाहर निकालते हैं ना, तो उसे पानी निकलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब तक इसका डायफ्राम जो है फ्लैट से फिर से डोम शेप्ड में नहीं आएगा भाई, इसका जब तक ये नीचे की ओर नहीं होगा ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं जाएगी। अगर ये ऑलरेडी फ्लैट कंडीशन में है, ठीक है, जो कि डूबने की उस पे हो जाता है, तो ये कैसे भी नीचे की तरफ पुश होगा ही नहीं, ठीक है। और ऑक्सीजन के लिए जरूरी है कि इस डायफ्राम को थोड़ा सा स्पेस मिले, राइट? तभी तो ये नीचे की तरफ ऐसे होगा और ऑक्सीजन अंदर लंग्स में जाएगी, ठीक है ना। तो ये रीजन होता है कि हमेशा जब भी कोई डूबता है ना, तो उसको पहले हम बाहर ऐसे उल्टा लिटाकर पानी बाहर निकालते हैं, ठीक है, जिससे उसका डायफ्राम जो है उसका शेप डोम शेप्ड का हो जाए। तभी थोड़ी बहुत भी सांस आ गई ना, थोड़ी बहुत भी अगर जगह हो गई इसमें डोम शेप का देखने को मिला, तो वो ऑक्सीजन इजीली ले पाएगा। समझ में आ रही है? चलिए, तो क्लास एक डायग्राम, चल ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही काफी है। डायफ्राम की जो मसल्स होती हैं कौन सी होती हैं? रेडियल मसल। ये नाम मैं आज आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कल आप लोग मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताने वाली, ठीक है। डायफ्राम की मसल्स होती है रेडियल मसल। वही जो आपकी रिब्स मैंने बताई थी ना, 12 पेयर्स, 12 पेयर्स के बीच में, जैसे ये 2 रिब्स हैं, ठीक है, इनके बीच में मसल्स प्रेजेंट होती है इस तरह से, एक्स शेप में प्रेजेंट रहती है, जो एक रिब की दूसरे रिब के साथ ऊपर से नीचे की तरफ अटैच रहती है, ठीक है। एक्स शेप बनाती है हमेशा मसल्स इनकी, रिब्स की जो होती है, जिन्हें हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है, इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल मसल भी आपकी 2 टाइप्स की है, ये देखिए मैंने 2 टाइप्स की बनाई हुई है, 1 and 2, ठीक है, जिसमें एक मसल होती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, दूसरी होगी इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, ठीक है। अब मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं हम और मसल्स के नाम पता नहीं है, तो उसके फंक्शन के बारे में जानकर हम कुछ नहीं कर सकते। फिर तो सिर्फ आप मैकेनिज्म में ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना ही सीखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को इनके नेम याद रखने हैं, मैं नहीं बताने वाली कल। इंटरकॉस्टल मसल है, इंटरकॉस्टल मसल भी आपकी 2 टाइप्स की है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल है, इंटरनल कॉस्टल मसल। समझ में आ रही है? ये आप लोग मुझे कल बताएंगे, मैं नहीं बताने वाली। याद रखिएगा, लिखना है लिखो, चॉइस इज योर्स, ठीक। तो आज के लिए काफी है इतना, बाकी हम लोग कल बात करते हैं। डायग्राम के लिए टाइम नहीं है एक्चुअली।